नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो डेली टेलीग्राम पर लाइव डिक्टेशन होता था, उसमें काफ़ी दिनों से मिस हियरिंग की प्रॉब्लम भी आ रही है और लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हर टाइम जिस टाइम डिक्टेशन है, सभी लोग फ्री नहीं रह पाते हैं। तो अब से रेगुलर मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन यूट्यूब पे आपको डिक्टेशन मिल जाया करे, जो कि एज अ लाइव डिक्टेशन होगी। और मैं इसको प्रीमियर इसलिए कर देता हूँ जिससे एक बार डिक्टेशन स्टार्ट हो जाए तो बीच में ऐड वगैरह बिल्कुल ना आया करें, जिससे डिक्टेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो बीच में। और इस पे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो अपने आप ही आपको पता है कि क्वालिटी भी, जो कि लाइव चैट से इसमें क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है डिक्टेशन की। तो जैसे ही यहाँ पे डिक्टेशन आप लिखेंगे, जैसे ही यहाँ डिक्टेशन एंड होती है, तुरंत आपको टेलीग्राम में जैसे डिक्टेशन एंड होगी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे पहले होता था कि डेली सबसे पढ़वाया जाता था या फिर किसी की आउटलाइंस नहीं बन रही है तो अभी ग्रुप में जो है आप लोग को बता दिया जाता है। और जो लोग यूट्यूब पर दिया हुआ डिक्टेशन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे 80 से नीचे तो देने का मेरा कोई विचार नहीं है। 80 और 100 यही दो स्पीड में यूट्यूब पर डिक्टेशन आएगी। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग 80 पे नहीं लिख पाते हैं, अभी लिखना स्टार्ट किए हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग को डिक्टेशन 60 के या 70 के स्पीड में वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम के लाइव में। जैसे ही आपकी ये 3 बजे यहाँ डिक्टेशन एंड होती है, तुरंत आपको टेलीग्राम पे लाइव आना है और वहाँ पर आने के बाद ज्वाइन करने के बाद आपको डिक्टेशन सबसे पढ़वाया जाएगा। और जितने भी लोग नहीं कर पाए हैं, पढ़वाने के बाद उनको एक 5 मिनट की डिक्टेशन भी बोल दी जाएगी। तो वो लोग जो अभी स्पीडर नहीं है, वो लोग अपने उस डिक्टेशन की फ़ोटो खींच कर भेजें, जो कि 60 या 70 में बोला गया है। और जो लोग अच्छी गति में लिख लेते हैं, वो यूट्यूब वाले की ही डिक्टेशन लिखकर हमारे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जब डिक्टेशन लिखकर सेंड करें, तो सिर्फ डिक्टेशन ही ना सेंड करें। डिक्टेशन के साथ आपने कॉपी में अगर लिखा है, तो आप नीचे ये भी लिखें कि आपकी एरर कितनी आ रही है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में आपको खुद में इम्प्रूवमेंट देखनी होती है, तो अपने आसपास भी लोगों को देखना चाहिए कि कौन किस पोजीशन पे है, तो एक कंपटीशन का भाव मन में आता है, तो अच्छे से तैयारी करने का भी मन करता है, नहीं तो हर चीज़ बोरिंग सा लगने लगता है। तो फिलहाल आज ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए आप लोग का 2 ढाई मिनट वेस्ट किया। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन पे और मिलते हैं डिक्टेशन खत्म होने के बाद सीधा टेलीग्राम के ग्रुप में। आप लोग कॉपी ले लीजिए और लाइन बीच से डिवाइड कर लीजिए। और जैसे ही डिक्टेशन स्टार्ट होगा, आप सभी सीरियस स्टूडेंट्स जो कि शॉर्ट हैंड को लेके सीरियस हैं, प्लीज़ डिक्टेशन को लिखने के बाद जहां ट्रांसलेट करते हैं, उसमें एरर निकाल के अपनी कॉपी जरूर हमारे ग्रुप पे सेंड कर दिया करें, क्योंकि आप लोग को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है तो उसका यूज़ करें, आप लोग फ़ायदा उठाएं। सो रेडी, स्टार्ट। गुजरात सरकार में जो फेरबदल हुआ है, वह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक नवाचार है। यहाँ भाजपा ने मुख्यमंत्री के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया है। सत्ता में 2 दशक से ज्यादा समय तक रहने के बाद भाजपा द्वारा लिया गया यह प्रयोग सत्ता विरोधी लहर को रोकने की एक अभूतपूर्व कोशिश है। यह भारतीय राजनीति में साहस ही नहीं, दुस्साहस की श्रेणी का मामला है। कई बार हमने देखा है कि जब किसी एक मंत्री का भी पद छिनता है, तो पूरा मंत्रिमंडल अस्थिर हो जाता है। सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन गुजरात में एक नहीं, बल्कि सभी मंत्रियों को 2 से 3 दिन के भीतर बदल दिया गया और तब भी सरकार की सेहत बरकरार लगती है। अगर यह प्रयोग वाकई सफल रहा और पार्टी में कमजोरी न आई, तो यह बदलाव एक मिसाल बन जाएगा। जो राजनीतिक प्रयोग हुआ है, वह आम राजनीतिक सोच से परे है। शायद ऐसा प्रयोग केवल गुजरात जैसे
राज्य में ही संभव हो, लेकिन इससे पूरे देश की राजनीति में चर्चा होगी। भाजपा ने गुजरात में इस बड़े बदलाव के दम पर जातिगत समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया है। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में जिन 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, उनमें आधे मंत्री पटेल और ओबीसी बिरादरी से आते हैं। मतलब भाजपा पटेलों को नाराज नहीं करना चाहती। साथ ही भाजपा ने यह संकेत भी दे दिया है कि उसे किसी विशेष जातिगत नेता की नहीं बल्कि जाति की चिंता है। किसी भी जाति या उससे लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए और जातिगत वोटों को किसी एक या दो नेताओं के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। मतलब मंत्री कोई रहे, जाति का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। यह बदलाव संकेत है कि लोगों को अपने नेता से नहीं बल्कि अपनी भागीदारी से सरोकार रखना चाहिए। अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर भारतीय राजनीति में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। वैसे भी आदर्श राजनीति में महत्व व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबकी भागीदारी और सेवा का है। हालांकि यह सवाल पूछा जाएगा कि यह फार्मूला भाजपा कहां-कहां लागू करेगी। सत्ता संतुलन जाति के आधार पर ही होना है, तो गुजरात में जो हुआ है वह सही है, जिस पर हर राजनीतिक पार्टी को विचार करना चाहिए। भाजपा यह मानकर चल रही है कि पटेलों और ओबीसी की नाराजगी से उसे पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ नुकसान हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा महज 99 सीटों पर सिमट आई थी, लेकिन अब भाजपा की कोशिश है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़े ताकि सम्मानजनक ढंग से अगले साल फिर सत्ता हासिल हो। देखने वाली बात है कि गुजरात में सारे चेहरे बदलने का यह प्रयोग निकाय चुनाव के स्तर पर कामयाब रहा था, लेकिन चेहरे बदलने का यह अभियान राज्य स्तर पर बहुत कारगर तभी होगा जब मंत्रिमंडल से हटाए गए नेताओं के असंतोष का समाधान होगा। नए बने मंत्रियों को पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय या क्षेत्र में भी अपनी सेवा से केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को करीब साल भर के समय में ही सही साबित करना होगा। बुनियादी रूप से हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चेहरे बदलने की समग्र कवायद तभी कामयाब होगी जब आम लोगों में सरकार के प्रति पुराना विश्वास मजबूत होगा। स्टॉप। जिन लोगों ने डिक्टेशन लिख लिया सीधा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।